हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन साइंस प्लेनेट बायोलॉजी। माई सेल्फ अंजू मौर्य और हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक है जिसमें हम लोगों ने ढेर सारी चीज़ें कवर करी थी कि रेस्पिरेशन होता क्या है, रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। ठीक है, हमने देखा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, और एक ओवरऑल पूरा का पूरा हमने रेस्पिरेशन की समरी आपको बता दी थी कि किस तरीके से ग्लूकोज टूटता है। ग्लूकोज के टूटने के बाद जो पायरुविक एसिड बनता है उसका फेट क्या होता है, मतलब अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिला तभी एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, तो अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो क्या होने जा रहा है, फर्मेंटेशन होने जा रहा है। तो हमने देखा था कि दो पायरुविक एसिड एरोबिक रेस्पिरेशन में किस तरीके से टूटा था और उसके टूटने पे कितना NaDH2 और कितना FADH2 बना था। ठीक है, हमने पूरा कैलकुलेट करा था, मतलब हम लोगों ने ये कैलकुलेट करा था कि एक पायरुविक एसिड के टूटने से 15 ATP मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पिछला लेक्चर आप ध्यान से देखिएगा, उसमें हमने पूरी तरह से डिस्कस किया हुआ है। अब आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिला तो क्या होने जा रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमने आपको बताया था कि फर्मेंटेशन कहेंगे है, और फर्मेंटेशन हमने देखा था, हम अभी देखेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है, ऑक्सीजन, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होगा, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ठीक है, आज के लेक्चर में हम यही देखेंगे कि अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिला तो क्या होने जा रहा है, और फिर हम देखेंगे कि जो हमारे रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स बने हैं, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स का मतलब NaDH2 और FADH2 का, उनका फर्दर ऑक्सीडेशन कैसे होगा और उनके ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जनरेट हो रहे हैं उनका फेट क्या होने जा रहा है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पे यूज होने जा रहे हैं। आज हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेशन को एम्फीबोलिक प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन का अगर आप इक्वेशन देखते हो तो वो देखने में तो कैटाबोलिक प्रोसेस है, हाँ है भी, क्योंकि वो इक्वेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस है, लेकिन कैटाबोलिक क्यों है जब हम केवल ग्लूकोज के टर्म में, ग्लाइकोलिसिस के टर्म में उसको देखेंगे तब। लेकिन जब हम ओवरऑल प्रोसेस देखते हैं कि प्रोटीन्स भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पे यूज़ हो सकता है, फैट भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद हम कैसे उसको एम्फीबोलिक प्रोसेस कह सकेंगे, और हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिला तो क्या होने जा रहा है, बताइए। अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिला तो होने जा रहा है फर्मेंटेशन। तो देखिए, सबसे पहली प्रोसेस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन में हमने ये देखा था कि देखिए सबसे पहले क्या हुआ, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितना कार्बन है, 6 कार्बन है। ठीक है, जब ये ग्लूकोज टूटेगा कितने में, 2 पायरुविक एसिड में टूटेगा, पायरुविक एसिड में 3 कार्बन है। ओके, तो ये कौन सी प्रोसेस होने जा रही है, दिस इज द ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस कहाँ होगी, ग्लाइकोलिसिस होती है साइटोसॉल में। हाँ चलिए, आपकी बुक में साइटोप्लाज्म दिया है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि साइटोप्लाज्म का मतलब ये होता है कि वहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स, अगर सेल के अंदर से अगर हम सेल ऑर्गेनल्स निकाल देते हैं तो उसको हम साइटोसॉल कहते हैं। हालांकि ये साइटोप्लाज्म में नहीं, साइटोसॉल में होता है। बुक में साइटोप्लाज्म दिया है, आप कंसीडर करिएगा। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ हुआ, साइटोसॉल में हुआ। हमने ये बताया था कि ग्लाइकोलिसिस में नेट गेन कितने का होता है, 2 ATP का होता है और 2 NaDH2 का होता है। ठीक है, ये तो हमें पता है। और ये 2 NaDH2 कहाँ से बने हैं, 2 NAD+ से बने हैं, यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब अगर इस पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिला, कहने का मतलब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में यहाँ पे फर्मेंटेशन होने जा रहा है। और ये फर्मेंटेशन 2 तरीके का होगा, एक होगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और दूसरा होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। पहले भी हमने आपको यहाँ पे इसके बारे में बता दिया है, बस आप ये इसको थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होने जा रहा है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पहले एक ग्लूकोज टूटेगा 2 पायरुविक एसिड में। ठीक है ना, जब 2 पायरुविक एसिड, अब हमारे पास ये है 2 पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड में 3 कार्बन है। यहाँ पे एक एंजाइम वर्क करेगा, उस एंजाइम का नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। अब देखिए, ये पायरुविक एसिड टूटने जा रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बात बताइए मुझे, एकदम ध्यान सुनना है, ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है। और यहाँ पे क्या होता है, जो ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटा था तो 2 NaDH2 बना था।
ठीक है ना, 2 NaDH2 बना था और यहाँ पे क्या होने जा रहा है, जो 2 NaDH2 यहाँ बना है वही यूज़ हो जाएगा, मतलब दिस 2 NaDH2 इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू 2 NAD+। अब मुझे एक बात बताइए कि ये कौन सी प्रोसेस है, NaDH2 जब NAD+ में कन्वर्ट हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन? दिस इज द ऑक्सीडेशन एक्चुअली। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो क्या निकलेगा, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रीजनरेट होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकलेंगे। तो अब ये प्रोसेस, मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे इस प्रोसेस को, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को हम यहाँ से कंसीडर करेंगे। एक ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में टूटा और पायरुविक एसिड किस में टूट गया, लैक्टिक एसिड में टूट गया, ठीक है। और क्या हुआ यहाँ पे, कुछ हुआ क्या, जो इस प्रोसेस में जो 2 NaDH2 बना था वो यूज हो चुका है। तो इस ओवरऑल प्रोसेस में कितना हुआ, नेट गेन कितने का हुआ, नेट गेन हुआ 2 ATP का। कितने का हुआ, 2 ATP का हो गया नेट गेन, ठीक है। आइए अगली स्टेप देखते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, हाँ ये कहाँ होता है, ये प्रोसेस होती है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया में, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और कहाँ होगी, मसल में भी आपको पता है, मसल्स में भी क्या होती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है, ठीक है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या हुआ, एक ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में टूटा, ठीक है। और अब ये 2 पायरुविक एसिड, देखिए रिएक्शन कुछ ऐसे होता है, 2 पायरुविक एसिड, इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो ओवरऑल 6 हो जाएगा। ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट होगा आपका, 2 पायरुविक एसिड कन्वर्ट होने जा रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। अब बताइए एसिटल्डिहाइड आप पढ़ते हैं, इसमें एसिटल्डिहाइड में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल हैं इसके, तो कितने कार्बन हो जाएंगे, यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ पे टोटल 6 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि फर्मेंटेशन में, कौन से फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज हो गया। अब यहाँ पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, इसीलिए इस यहाँ पे जो एंजाइम लगता है इसको हम लोग कहते हैं पाइरूवेट डीकार्बोक्सिलेज। याद रखना, पाइरूवेट डीकार्बोक्सिलेज। जबकि जब हमने देखा था कि पायरुविक एसिड जब एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज हो रहा था, याद करिए ऑक्सीडेटिव लिंक रिएक्शन की बात कर रही हूँ, जब पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज हो रहा था वहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा था, ठीक है। लेकिन हमने वहाँ पे देखा था कि उस एंजाइम का नाम था पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्यों कॉम्प्लेक्स कहा था, क्योंकि ढेर सारे कोफैक्टर लग रहे थे। कोफैक्टर NAD+ था, कोएंजाइम ए था, मैग्नीशियम आयन था, TPP था, लिपोएमाइड था, ठीक है। तो वहाँ पे जो एंजाइम था वो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। यहाँ पे जो एंजाइम है वो पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज है। अब ये देखिए 2 एसिटल्डिहाइड टूट जाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल में, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल, 2 इथेनॉल। इथेनॉल में भी आप देखेंगे कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, मतलब सेम 4 कार्बन यहाँ पे है, 4 कार्बन यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो 2 NaDH2 जब ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटा था तो जो 2 NaDH2 मिला था, ठीक है, प्रोड्यूस हुआ था, ये 2 NaDH2 यहाँ पे भी यूज़ हो जाता है, ठीक है। 2 NaDH2 यहाँ पे भी यूज़ हो गया और किस में कन्वर्ट हो गया, 2 NAD+ में। किस में कन्वर्ट हो गया, 2 NAD+ में। तो और यहाँ पे जो एंजाइम लगता है वो है अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अब मुझे एक बात बताइए कि अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज का एंड प्रोडक्ट क्या है, एथेनॉल है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान ये देंगे कि यहाँ पे क्या बन रहा है, एंड प्रोडक्ट 2 एथेनॉल बन रहा है, यहाँ पे एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड बन रहा है। यहाँ पे भी नेट गेन किसका होगा, क्योंकि इस प्रोसेस को हम यहाँ से लेंगे ना, पूरी स्टेप को यहाँ से हम लेंगे, तो हमने देखा नेट गेन केवल और केवल ग्लाइकोलिसिस में ही हुआ है, साइटोसॉल में। तो यहाँ पे भी नेट गेन कितने का हुआ, नेट गेन हुआ 2 ATP का। क्या यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड हुआ, हमने आपको बताया था कि अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है तो फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगा, पार्शियल ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने देखा था कि क्रेब्स साइकिल के लास्ट में हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिले थे, मतलब वहाँ पे फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा था। यहाँ पे फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगा, ठीक है, पार्शियल ब्रेकडाउन होगा। क्या हुआ प्रोसेस के लास्ट में, क्या हुआ, जो NAD मतलब जो ये हैं NAD+, ठीक है, वो क्या हो जा रहे हैं, रीजनरेट हो जा रहे हैं। तो नेट गेन पूरे के पूरे प्रोसेस में नेट गेन कितने का हुआ, चाहे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो चाहे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो, नेट गेन कितने का हो रहा है, दैट इज ऑफ 2 ATP, केवल और केवल 2 ATP का हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस है। कहने का मतलब ये है कि
अगर ग्लूकोज को एरोबिक रेस्पिरेशन कराया जाए, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखा जाएगा, ठीक है, हम कह सकते हैं कि अगर पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो वहाँ पे 36 एटीपी या 38 एटीपी मिलने जा रहे हैं, जबकि एनरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो एक ग्लूकोज से केवल 2 ही एटीपी मिलने जा रहे हैं। इसको एक साइंटिस्ट ने बहुत ही बारीकी से इसको स्टडी किया था, मैं वो इफेक्ट भी आपको बता दे रही हूँ, ये पहले आप एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है, प्रोसेस क्लियर है। एक साइंटिस्ट थे पाश्चर, हाँ, और एक मिनट, ये प्रोसेस कहाँ होती है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया में होते हैं, मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया में, और कहाँ होता है? ईस्ट में होता है, ठीक है, ईस्ट में। क्योंकि आप देखते हो, आप आगे पढ़ोगे तो आपने देखा जो ब्रेड है, ठीक है, ब्रेड बनाया जाता है, वाइन बनाई जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे आप देखते हो कि जो ब्रेड बनाने में जो ईस्ट यूज़ होता है वो क्या होता है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। तो वहाँ पे क्या होता है? ब्रेड में होल होते हैं, दैट होल इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस होने की वजह से जो ब्रेड है वो क्या होता है? वो फूलता है, ठीक है, जिसको डो कहते हो आप लोग, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन वेलफेयर में, तो उसको अच्छे से समझेंगे। आपने ये भी देखा था कि जो वो होता है चीज़ होता है, ठीक है, स्विस चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ पे स्विस चीज़ में लार्ज होल पाए जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो बैक्टीरिया में फर्मेंटेशन होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मनी, ठीक है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मनी में यही रिएक्शन होती है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, एंड दैट लार्ज होल्स इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये हम लोग माइक्रोब्स इन वेलफेयर में देखेंगे। देखिए, एक साइंटिस्ट थे पाश्चर, अब बस आप इसको समझना है, ये आपके बुक में नहीं है, लेकिन 2 मिनट का काम है, आप इसको समझ लीजिए। पाश्चर ने ये देखा था, पाश्चर के बारे में तो आपको पता है, लुई पाश्चर वाला, ठीक है, तो पाश्चर ने ये देखा था कि जो ईस्ट है, ठीक है, ईस्ट है, उसको इन्होंने एरोबिकली रखा एरोबिकली और एनेरोबिकली। तो इन्होंने देखा कि एरोबिकली रखने पे ईस्ट में जो एटीपी प्रोडक्शन है, एटीपी का प्रोडक्शन है, वो एनेरोबिकली रखने पे एटीपी के प्रोडक्शन से अप्रॉक्सीमेटली 18 टाइम्स ज़्यादा है, 18 टाइम्स ज़्यादा है। बात को समझना है बस, और बस आपको ये ऐसे समझना है कि इन्होंने ईस्ट को एक बार एरोबिकली रखा और एक बार एनेरोबिक, मतलब एक बार इन्होंने ऑक्सीजन दिया और एक बार इन्होंने ऑक्सीजन की एब्सेंस में रखा। इन्होंने ऑक्सीजन देने के बाद ईस्ट में वाइटल एक्टिविटी के लिए जो एटीपी बन रहा है, वो जब इन्होंने एनरोबिकली रखा उसकी अपेक्षा 18 टाइम ज़्यादा बन रहा है लगभग। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि एरोबिक कंडीशन में एक ग्लूकोज, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा और एक ग्लूकोज से 36 या फिर 38 एटीपी बनेंगे, ठीक है। लेकिन एनारोबिक कंडीशन में रखने पे यहाँ पे फर्मेंटेशन होने लग जाएगा और एक ग्लूकोज से केवल 2 ही एटीपी बनेगा। तो हुआ ना ये 18 टाइम ज़्यादा, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं पाश्चर इफेक्ट। आगे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अभी तक हम लोगों ने सारे के सारे स्टेप्स को अच्छे से समझ लिया है। अब हम लोग इसको भी अच्छे से समझेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हम लोगों ने देखा था कि पूरे स्टेप में जब ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन और क्रेब्स साइकिल के दौरान क्या बना था, एनर्जी हमें 2 फॉर्म में मिली थी। एक तो मिला था डायरेक्ट फॉर्म, ठीक है ना, डायरेक्ट, और दूसरा क्या मिला था? इनडायरेक्ट फॉर्म में। हमने देखा था जो डायरेक्ट एटीपी मिली थी हमें, वो कितनी मिली थी? 4 एटीपी, ठीक है, 4 एटीपी, जिसमें से 2 ग्लाइकोलिसिस में मिला था और 2 क्रेब्स साइकिल में मिला था। रिकॉल करिए, ठीक है ना, 2 ग्लाइकोलिसिस में मिला था और 2 क्रेब्स साइकिल में मिला था। जो डायरेक्ट मिला उसको हम लोग डायरेक्टली मिला विदाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एसएलपी। एसएलपी का मतलब सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट के टूटने से डायरेक्टली जो एनर्जी मिल जाती है उसको हम कहते हैं एसएलपी। इनडायरेक्ट में हमें क्या मिला था? याद करिए, इनडायरेक्ट में हमें मिला था 10 NADH2, यही मिला था ना, 10 NADH2 मिला था और 2 FADH2 मिला था, ठीक है। ये इनडायरेक्ट क्या है? ये रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स है, रिड्यूस फॉर्म में है ना, ये रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स हैं। ध्यान से समझना इस चीज़ को। 10 में से भी हमें 2 NADH2 हमारा साइटोसॉलिक था। याद करिए, 2 NADH2 क्या था? साइटोसॉलिक, जो कि ग्लाइकोलिसिस में प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। और इसमें से 8 NADH2 हमारा
माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स वाला था, जो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन और क्रेब्स साइकिल के दौरान मिला था। 2 FADH2 भी कहाँ प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। यहाँ तक बात क्लियर हुई, ठीक है। होता क्या है, इन NADH2 और FADH2 का अब ऑक्सीडेशन, हमने ये भी देखा था कि 2 NADH2 जो साइटोसॉल में प्रोड्यूस हुआ था वो सटल सिस्टम में गए थे। सटल सिस्टम 2 तरीके का था, मैलेट अस्पर्टेट और ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट सटल सिस्टम, ठीक है। हमने ये देखा था कि मैलेट अस्पर्टेट सटल सिस्टम में 2 NADH2 से, जब साइटोसॉल से 2 NADH2 अंदर उठाया जाएगा तो वहाँ पे 2 NADH2 ही प्रोड्यूस होगा, मतलब कोई लॉस नहीं होता है। लेकिन जबकि ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट सटल सिस्टम में 2 NADH2 से हमें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में 2 FADH2 प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। तो आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ कॉन्सेप्ट कुछ दूसरा है, लेकिन आपको बस यही समझना है कि 2 NADH2 से हमें क्या क्या मिला था, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि चलो ठीक है, सारे के सारे NADH2 तो आ गए हैं कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, सटल सिस्टम भी इसको पहुंचा दिया है, ठीक है। तो इनका ऑक्सीडेशन कहाँ होना है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होना है। जब ये ऑक्सीडाइज होंगे, क्योंकि ये रिड्यूस्ड फॉर्म में है, जब ये ऑक्सीडाइज होंगे तो क्या रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रिलीज होगा। जब इलेक्ट्रॉन और हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन या H+ रिलीज हुआ तो क्या होगा, उन्हीं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से हम कहेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और वो प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रन करेगा, और हम देखेंगे कि कैसे वही प्रोटॉन होगा जो ATP बनाएगा केमी ऑस्मोटिक मैकेनिज्म से, ठीक है। इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पढ़ेंगे। हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज़ क्या है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज़ ये है कि पहला कि जो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट्स हैं या रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स हैं, उस रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स को वापस से ऑक्सीडाइज करना, ठीक है। क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि ये रिड्यूस्ड कोएंजाइम है और जब इनको ऑक्सीडाइज किया जाएगा तो ये NAD+ और FAD+ के फॉर्म में फिर से रीजनरेट हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें फिर से वापस से ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में जाना है। तो पहला इंपॉर्टेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ये है कि NAD+ और FAD+ को रीजनरेट करना, ठीक है, मतलब इनकी अनलोडिंग कराना, ठीक है। अनलोडिंग का मतलब यहाँ से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को निकाल देना ताकि ये फिर से रीजनरेट हो जाए। दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि इलेक्ट्रॉन को फाइनली लेके जाना ऑक्सीजन तक, ठीक है। जो ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, प्रोटॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, ठीक है। और हम यहीं पे देखेंगे कि जो प्रोटॉन है वो क्या बनाएगा, ATP। तो 2 इंपॉर्टेंस है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से हमें ATP जनरेट होगा और NAD+ और FAD+ जो है वो रीजनरेट हो जाएगा ताकि उन्हें हम फिर से वापस से ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में रन करा सकें, ठीक है। तो हमने ये क्या देखा है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये अब इसको समझना है। ATP बनने की प्रोसेस हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ATP बनने की प्रोसेस को हम लोग फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ये 2 जगह बनता है, क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ATP का बनना लाइट की प्रेजेंस में पॉसिबल हो पाता है, इसलिए वहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में ये ATP कैसे बनती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से, क्योंकि NADH2 और FADH2 का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो इस वजह से यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। आर यू गेटिंग दिस? हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि क्लोरोप्लास्ट में, जैसे हमने ये देखा था कि ये थैलेक्वाइड है और ये क्या है, स्ट्रोमा है। हमने पिछले लेक्चर में जब हम क्लोरोप्लास्ट पढ़ रहे थे तो हमने इसको डिस्कस किया था। क्लोरोप्लास्ट में हम एक चीज़ आप ये ध्यान रखना है कि कभी भी ATP बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, प्रोटॉन ग्रेडियंट, ठीक है। प्रोटॉन का डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। हमने ये भी देखा था कि क्लोरोप्लास्ट में ये प्रोटॉन कहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे थे, थैलेक्वाइड ल्यूमन में, ठीक है। ल्यूमन में प्रोटॉन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। और ये क्या है, स्ट्रोमा है, ये ल्यूमन है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन कहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है और ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। इनर मेम्ब्रेन पे ही कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन पे कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। ये कॉम्प्लेक्सेस एक दूसरे को जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं तो ये प्रोटॉन को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पंप करते हैं। ये हम लोग अभी देखेंगे। तो प्रोटॉन कहाँ पे बढ़ा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में बढ़ा और यहाँ पे कम है। यहाँ पे प्रोटॉन ल्यूमन में ज़्यादा है, स्ट्रोमा में कम है। तो फिर ये प्रोटॉन हायर टू लोअर जाएगा, किसके थ्रू,
ये F0F1 पार्टिकल। तो F0F1 पार्टिकल माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर की तरफ होता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट में ये बाहर की तरफ होता है। ये हम लोगों ने आपको बताया था, हमने आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से डिस्कस किया था। यहाँ से ये बाहर जाएगा तो जिसको हम कहेंगे ये केमी ऑस्मोटिक मैकेनिज्म, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब वहाँ पे केमी ऑस्मोटिक मैकेनिज्म में हमने देखा था कि क्या चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट तो हमें पता है प्रोटॉन कहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ज़्यादा है और यहाँ पे ल्यूमेन में ज़्यादा है। और किसकी मेम्ब्रेन के क्रॉस है, तो वो मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट में थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं। तो हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इंपॉर्टेंस तो समझ में आ गया है कि हमने देखा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ये है कि हमें NAD+ और FAD+ को रिजनरेट करना है और ATP बनाना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। कॉम्प्लेक्सेस कहाँ होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। तो पहले हम एक एक कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है NADH2 डिहाइड्रोजिनेज। NADH ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है जो NADH का ऑक्सीडेशन कराता है। तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। ठीक है, दूसरा होता है FADH2 डिहाइड्रोजिनेज। FADH2 डिहाइड्रोजिनेज, या फिर इसी को हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, यही है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। एंड दिस इज द ओनली एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल विच इज प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्योंकि क्रेब्स साइकिल के सारे एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेकेंड। और भी ढेर सारे नाम हैं इसके, लेकिन आपको जितना जरूरी है उतना मैं बता रही हूँ। थर्ड क्या है, थर्ड है साइटोक्रोम BC1। ठीक है, साइटोक्रोम BC1, या फिर इसी को हम साइटोक्रोम रिडक्टेज भी कहते हैं, साइटोक्रोम रिडक्टेज। और फोर्थ कॉम्प्लेक्स है, जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स है वो है साइटोक्रोम AA3, या इसी को हम कहते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ है। पांचवा कॉम्प्लेक्स हम किसको कहते हैं, कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 5 जो है वो है F0F1 पार्टिकल। हमने आपको बताया था दिस इज नॉट द 0, दिस इज द O फॉर ओलिगोमाइसिन, बताया था मैंने। हमने सेरेंडिपिटी का उदाहरण दिया था आपको कि सेरेंडिपिटी क्या होता है, और इस ओलिगोमाइसिन की डिस्कवरी भी सेरेंडिपिटी थी। ठीक है ना, आप ये ध्यान रखना है। तो FOF1 पार्टिकल, या इसी को ऑक्सीसोम कहते हैं, या इसी को हम कहते हैं ATP सिंथेज, ATP सिंथेज या ATPase, ATP सिंथेज या फिर ATPase, कई नाम इसके हो सकते हैं। तो पांचवा कॉम्प्लेक्स जिसपे ATP का फॉर्मेशन होता है। सब कुछ कहाँ है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जब आप देखेंगे इन सारे के सारे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, इसके अलावा यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होती है। एक होता है FMN, ठीक है, FMN का मतलब है ये जो आप पढ़ते हो क्या कहते हैं इसका फुल फॉर्म, अभी फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ओके, दूसरा क्या होता है, आयरन सल्फर प्रोटीन। ठीक है, FeS, आयरन सल्फर प्रोटीन। जो साइटोक्रोम्स हैं, साइटोक्रोम्स ध्यान से देखना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जो साइटोक्रोम्स हैं ये जनरली आयरन इसमें होता है, आयरन प्रेजेंट होता है, ये आयरन प्रोटीन होती हैं। लेकिन अब एक साइटोक्रोम का जो ये आपका सीक्वेंस है, साइटोक्रोम का सीक्वेंस याद रखना, कितने टाइप के साइटोक्रोम होते हैं, इनका सीक्वेंस क्या है। यहाँ पे अभी आप ये ध्यान देना कि सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस के साथ कुछ स्पेशल प्रोटीन्स भी एसोसिएटेड होती हैं। जैसे कुछ FMN हो गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है, इसके बाद कुछ साइटोक्रोम्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्सेस के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो जो साइटोक्रोम्स हैं वो आयरन, जनरली आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। एग्जामिनर आपसे पूछता है कि साइटोक्रोम्स का जो ऑर्डर है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले होता है साइटोक्रोम B, फिर होता है C1, फिर होता है C। ठीक है, उसके बाद होता है साइटोक्रोम A, फिर होता है A3। ठीक है, तो B, C1, C, A3 ये है इसका सीक्वेंस। लेकिन याद रखना ये चारों आयरन, इनमें चारों में क्या प्रेजेंट होता है, आयरन होता है। लेकिन जो आखिरी है साइटोक्रोम A, वेरी IMP, साइटोक्रोम A में आयरन के अलावा 2 कॉपर इन सेंटर,
2 कॉपर इन सेंटर। तो ये आयरन कॉपर प्रोटीन होती है। तो साइटोक्रोम का आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। इसके अलावा कौन कौन सी प्रोटीन, कौन कौन से यहाँ पे एटम हैं, कौन कौन से मेटल आयंस हैं, उसको आपको याद रखना है। इनका ऑर्डर है BC1CAA3, ठीक है। BC1 कॉम्प्लेक्स नंबर 3 बनाता है और AA3 कॉम्प्लेक्स नंबर 4 बनाता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3 बनाता है। बीच में साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स 3 और 4 के बीच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। ये हम लोग एक एक स्टेप यहाँ से जाना। साइटोक्रोम C क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फ्रॉम 3rd to 4th, ये याद रखना आपको, 3rd to 4th, ठीक है। इसके अलावा एक और प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं यूबीक्विनोन। क्या कहते हैं, यूबीक्विनोन। दिस इज द यूबीक्विनोन। यूबीक्विनोन एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। इसके बारे में आपको ये समझना है कि यूबीक्विनोन, देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ यूबीक्विनोन ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से भी इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, रिसीव कर सकता है, और कॉम्प्लेक्स सेकेंड से भी इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, जो यूबीक्विनोन है वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और सेकेंड दोनों से इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट पे NADH2 का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब ये NADH2 वाला इलेक्ट्रॉन भी रिसीव करता है और प्रोटॉन रिसीव करता है, जबकि कॉम्प्लेक्स सेकेंड पे FADH2 का ऑक्सीडेशन होगा तो ये इसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी रिसीव करता है। जब यूबीक्विनोन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रिसीव करेगा तो ये रिड्यूस्ड हो जाएगा और किस में चेंज हो जाएगा, यूबीक्विनॉल। किस में चेंज हो जाएगा, यूबीक्विनॉल में, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये चेंज हो जाएगा यूबीक्विनॉल में। तो अब हमें यहाँ से सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक तरफ कर लेने हैं। हमने आपको बताया कि ये कॉम्प्लेक्स 5 हैं, ठीक है। पहले कॉम्प्लेक्स पे NADH2 का जो ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे पे FADH2 का, तीसरा कॉम्प्लेक्स, तीसरे और चौथे कॉम्प्लेक्स के बीच में साइटोक्रोम C प्रेजेंट है। साइटोक्रोम C, अभी मैं साइटोक्रोम C के बारे में भी बात करूँगी, ठीक है। और इसके बाद हमने देखा कि कुछ बड़े इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं, जैसे यूबीक्विनोन है, ठीक है, FMN है, FES है, साइटोक्रोम्स हैं। साइटोक्रोम्स आयरन कंटेनिंग होते हैं। इनका अरेंजमेंट साइटोक्रोम BC1CAA3 होता है, जिसमें लास्ट वाले में आयरन के अलावा और क्या होता है, कॉपर होता है। यूबीक्विनोन क्या है, ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स सेकेंड दोनों से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। नोट जरूर करते रहिएगा, अगर आपके पास पेन और पेपर है तो आप इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। यूबीक्विनोन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स सेकेंड दोनों से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो यूबीक्विनोन है ये भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। क्या है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। इसके अलावा जो साइटोक्रोम C आपके बुक में बस इसी को दिया है, ये भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। और ये होता क्या है, एक बहुत ही स्मॉल प्रोटीन है, स्मॉल प्रोटीन, और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, जैसे मान लीजिए ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, दिस इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इधर क्या है, मैट्रिक्स, ठीक है, और इधर है साइटोसॉल। मैंने साइटोसॉल क्यों लिखा, क्योंकि इनर के बाद आउटर है ना, आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन पोरस होती है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है, पोरस होती है। तो जो भी चीज़ें पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होंगी वो साइटोसॉल के अंदर जा सकती हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे लार्ज पोर्स पाए जाते हैं। तो मान लीजिए इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इधर इसका M साइड है और इसका ये C साइड है। C साइड का मतलब साइटोसॉल की तरफ, ठीक है। C साइड को हम लोग आउटर साइड कहते हैं और M साइड को हम लोग इनर साइड कहते हैं। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के आउटर साइड की तरफ ये साइटोक्रोम C प्रेजेंट होता है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के आउटर साइड मतलब C साइड में होता है ये साइटोक्रोम C, एंड दिस इज द मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, एंड दिस एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किसके बीच में करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के बीच में, ठीक है। तो ये पहले ये सारे जो आपके कॉन्सेप्ट हैं उसको आप क्लियर कर लेना। अब हमें ये पता है कि हम एक यहाँ पे ध्यान से देखना है, ये हमने बना दिया इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। दिस इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड दिस इज द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हमने अभी बताया इनर साइड या M साइड, ठीक है, दिस इज M साइड और इनर है ये। इधर हमने बना दिया C साइड। मान लीजिए ये क्या है, मैं C साइड को छोड़ के मैंने यहाँ पे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बना दिया, क्योंकि इनर ये क्या है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल या इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस,
है ना, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल या इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अब आप ध्यान देना कि सारे के सारे 10 NADH2 और 2 FADH2 कहाँ पे प्रेजेंट हैं, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। ये FADH2 कहाँ से आया, FADH2 क्रेब्स साइकिल में आया है जब सक्सीनिक एसिड का फ्यूमरिक एसिड में ऑक्सीडेशन हो रहा था, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है तो कंफ्यूज नहीं होना। सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस की प्रेजेंस में जब सक्सीनिक एसिड ऑक्सीडाइज हो रहा था फ्यूमरिक एसिड में तो FADH2 आया है, ठीक है। अब होगा क्या, अब होगा कुछ यूँ, आप ध्यान दीजिएगा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा NADH2 का एक मॉलिक्यूल का, और वो चेंज हो जाएगा NAD प्लस में। किसमें चेंज हुआ, NAD प्लस। बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से समझना है, इसको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। जब ये NADH2 NAD प्लस में यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट पे ऑक्सीडेशन होगा इसका, तो ये क्या रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन। अब इस प्रोटॉन को लेके सबसे पहला इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सेप्टर है वो होता है FMN, ठीक है ना। इसने यहाँ से लिया इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन, और चेंज हो गया FMNH2, रिड्यूस हो गया ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन लिया इसने, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन लिया। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है यहाँ पे, जल्दी से बताइए। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है FMN, ठीक है, वेरी IMP, ओके। अब इस FMNH2 वापस से ऑक्सीडाइज होगा FMN में, क्योंकि FMN को रिजनरेट भी तो करना है ताकि वो वापस से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को ले सके। जब ये वापस से ऑक्सीडाइज होगा FMN में तो क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीडेशन के दौरान ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रिलीज करेगा ना, तो ये प्रोटॉन को डाल देता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है नीचे की तरफ। देखिए ध्यान से, एकदम स्टेप को अच्छे से समझना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जब NADH2 ऑक्सीडाइज हुआ NAD प्लस में तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को FMN कैरी किया और वो ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो गया। रिड्यूस होने के बाद ये वापस से जब ऑक्सीडाइज होगा तो प्रोटॉन को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में डाल देगा और इलेक्ट्रॉन को आगे भेज देगा। अब समस्या ये है, प्रॉब्लम इज दिस, कि ये प्रोटॉन वापस तो आना चाहेगा ना, वापस आना चाहेगा, क्योंकि अब जब ये प्रोसेस हो रही है, कंटिन्यूअस ये प्रोसेस हो रही है, तो प्रोटॉन कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में और यहाँ पे प्रोटॉन कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोटॉन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन आना चाहेगा। आने का एक ही रास्ता है, वो रास्ता ये है, दैट इज़ द F0F1 पार्टिकल। F0F1 पार्टिकल को याद करिए, मैंने बताया था उसमें जो FO है और F1 है। FO मेम्ब्रेन में होती है तो इसलिए इसको हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं या इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। F1 बाहर होता है। F1 कहाँ होता है, बाहर होता है, ठीक है। F1 बाहर होता है, जिसको हमने ऐसे लिख दिया, दिस इज द F1 एंड दिस इज द F0। F0 क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट पढ़ाते टाइम हमने आपको बताया था ना, F0 प्रोटॉन को ट्रांसफ़र करता है यहाँ से, और जब प्रोटॉन अंदर आता है तो यहाँ पे ATPase एंजाइम में कन्फर्मेशनल चेंज हो जाता है और ये ATPase एंजाइम ADP से क्या बना लेता है, इनऑर्गेनिक ADP से ATP बना लिया, यही है ना। तो ये प्रोटॉन के आने का एक ही रास्ता है, वो ये है, एक ATP बन गया, एक ATP बन गया। अब देखिए आप इसको एकदम बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन नीचे ट्रांसफ़र कर दिया गया। 2 इलेक्ट्रॉन जब नीचे आया तो यहाँ पे इसको रिसीव करती है आयरन सल्फर प्रोटीन, ठीक है। कौन रिसीव करता है, आयरन सल्फर प्रोटीन। बताइए ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन यहाँ था, ये प्रोटॉन वापस से आ चुका है। हमें याद रखना ये प्रोटॉन स्पेस से कहाँ पे आ चुका है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आ चुका है, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होता है, इसको बार बार मैट्रिक्स के अंदर ले जाने की जरूरत। आप ध्यान देना, जब NAD और FADH2 ऑक्सीडाइज होता है तो उससे जो प्रोटॉन निकलते हैं वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बहुत ही हाई एनर्जी वाले होते हैं। क्योंकि जब हम लोग वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था वो प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था क्लोरोफिल A से, वो डाउन, पहले अप हिल गया फिर डाउन हिल। क्यों ऐसा क्यों है कि उसको ढेर सारे कैरियर रिसीव करते हैं, क्योंकि वो इतना हाई इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होता है, उसको उसकी एनर्जी को हार्नेस करना
इतना होता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, ये जो प्रोटॉन है ये बहुत हाई एनर्जी वाले प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक्चुअली अभी आप इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो इसका पूरा का पूरा मतलब आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन वापस से आए तो यहाँ पे आयरन सल्फर प्रोटीन है। आयरन सल्फर प्रोटीन का जो आयरन होता है वो फेरिक स्टेट में होता है, ठीक है ना। इसने इस इलेक्ट्रॉन को लिया और उस कन्वर्ट हो गया Fe2+ में, फेरस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये क्या हो जाएगा, ठीक है, Fe+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जब Fe+2 वापस से Fe+3 बनाएगा तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को फिर से आगे ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ तक आपको समझ में आई? ओके, मेरी बात ध्यान से समझना है। अब देखिए, इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है यूबी क्यूनोन, ठीक है, यूबी क्यूनोन। देखिए यूबी क्यूनोन हमने अभी आपको बताया था कि ये 2 कॉम्प्लेक्सेस से इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को पहला कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड। जब ये यूबी क्यूनोन इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लिया, ठीक है, और ठीक है मेरी बात ध्यान सुनाए, ऐसे मैं बना रही हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होना। ये है यूबी क्यूनोन। यूबी क्यूनोन ने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लिया, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ से लिया, यहाँ से लिया, और 2 प्रोटॉन तो यहाँ पे है ना, ये जो 2 प्रोटॉन है, इस 2 प्रोटॉन को फिर से ये वापस लेगा, ठीक है, फिर से इस प्रोटॉन को अंदर लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा यूबी क्यूनॉल में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यूबी क्यूनॉल में। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लिया, 2 प्रोटॉन को स्पेस मैट्रिक्स से लिया और कन्वर्ट हो गया यूबी क्यूनॉल में। और वापस से जब यूबी क्यूनॉल वापस से इसमें चेंज होगा, किसमें? इसमें यूबी क्यूनोन में। तो वापस से जब यूबी क्यूनोन में चेंज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन नीचे ट्रांसफ़र कर देगा और प्रोटॉन को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पंप कर देगा। प्रोटॉन को कहाँ पे पंप कर देगा? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। अब फिर वही समस्या है। समस्या ये है कि ये प्रोटॉन यहाँ पे काफ़ी देर तक नहीं रह सकता, इसको अंदर जाने का केवल एक ही रास्ता है। वो रास्ता क्या है? दिस इज़ द F0F1 पार्टिकल। फिर से यहाँ से इस प्रोटॉन को अंदर ला दिया जाएगा और ADP से क्या बन गया? एक ATP बन गया। बस इस प्रोसेस को आप ध्यान से समझते रहिए। इस इलेक्ट्रॉन को अब किसने लिया? इसने लिया, दैट इज द साइटोक्रोम B। अब शुरुआत हो रही कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड की, साइटोक्रोम B। साइटोक्रोम B का ये भी आयरन सल्फर प्रोटीन है, तो इसका जो आयरन है वो भी किस स्टेट में रहता है? फेरिक स्टेट में। ये कन्वर्ट हो जाता है, मैं ऐसे बना रहा हूँ, साइटोक्रोम B ये इलेक्ट्रॉन को लेके कन्वर्ट हो जाएगा Fe+2 स्टेट में, ठीक है। और जब ये Fe+2 फिर Fe+3 में कन्वर्ट होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को ये आगे ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को ये कहाँ ट्रांसफ़र कर देगा? आगे। अब आगे इस इलेक्ट्रॉन को फिर से मैं आगे यहाँ बना दे रही हूँ। इसको कैसे बनाया जाए समझ लीजिएगा, ठीक है। आगे इस इलेक्ट्रॉन को फिर से यूबी क्यूनोन ही लेता है। यूबी क्यूनोन मतलब आप ये समझना कि यूबी क्यूनोन भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, मैंने आपको बताया। तो आगे इस इलेक्ट्रॉन को यूबी क्यूनोन लेगा। किसको लेगा? इस इलेक्ट्रॉन को। देखिए इलेक्ट्रॉन ऊपर से आ रहा है और ये प्रोटॉन कहाँ है? प्रोटॉन तो यहाँ पे है ना। देखिए इस प्रोटॉन पे ध्यान नज़र लगाइएगा। ये प्रोटॉन अंदर आ चुका है। ये प्रोटॉन जो एक NADH2 से निकला है, इसी के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। ये एक बार यहाँ गया तो एक ATP बना, वापस से फिर आया तो दूसरा ATP बना। अभी तक 2 ATP बन चुके हैं। अब इस प्रोटॉन को यूबी क्यूनोन मैट्रिक्स से उठाएगा। इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से आ रहा है, इस प्रोटॉन को भी लेगा तो वापस से ये किस में चेंज हो जाएगा? यूबी क्यूनोल में। यूबी क्यूनोल फिर से जब ऑक्सीडाइज होगा तो इस प्रोटॉन को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में डाल देगा और इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफ़र कर देगा। फिर से ये प्रोटॉन किससे आएगा? इससे आएगा F0F1 पार्टिकल से और यहाँ पे भी एक ATP बन जाएगा। अब ये प्रोटॉन वापस नहीं जाएगा क्योंकि इसकी पूरी एनर्जी हार्नेस हो चुकी है। इसकी पूरी एनर्जी हार्नेस हो चुकी है। अब ये प्रोटॉन वापस से फिर से किसी भी कैरियर के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे रिसीव करेगा साइटोक्रोम C, ठीक है, फिर साइटोक्रोम C1, फिर साइटोक्रोम C, ठीक है। ध्यान देना है आपको, सब आयरन सल्फर प्रोटीन है, वही ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा? फिर साइटोक्रोम C से साइटोक्रोम A और फिर साइटोक्रोम A3 तक आएगा। साइटोक्रोम A3 से फाइनली ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में।
हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इस 2 इलेक्ट्रॉन को अंदर से लेंगे और ये 2 प्रोटॉन जो जिसकी एनर्जी पूरी तरह से हार्नेस हो चुकी है, उसी प्रोटॉन से तो हम लोगों ने एटीपी बनाया ना, जिसकी एनर्जी अब पूरी तरह से हार्नेस हो चुकी है, उस प्रोटॉन को, उसका अब कोई काम नहीं, उस प्रोटॉन को ऑक्सीजन मैट्रिक्स से उठाएगा और किस में चेंज हो जाएगा, वाटर में। किस में चेंज हो गया, वाटर में। तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था, ऑक्सीजन। ठीक है, अब अभी ये मुझे पता है कि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन इस प्रोसेस को ध्यान से समझिएगा। आपने देखा कि जो एक NaDH2 ऑक्सीडाइज हुआ तो कितनी बार प्रोटॉन इधर से उधर गया और कितना एटीपी बना, कितना एटीपी बना, 3 एटीपी बना। क्योंकि इसमें जितनी भी, इस प्रोटॉन में जितनी एनर्जी थी उससे कितना एटीपी बन पाया, 3 एटीपी बन पाया। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि एक एटीपी यहाँ बना, दूसरा यहाँ बना और तीसरा यहाँ बना। तो इसी वजह से एक NaDH2 से के ऑक्सीडेशन से कितना एटीपी बनता है, 3 एटीपी। क्योंकि दो प्रोटॉन से कितना एटीपी बनता है, 1 एटीपी बनता है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे FADH2 का ऑक्सीडेशन करना है तो क्या होगा, तो FADH2 कहाँ से एंटर करेगा, FADH2 यहाँ से एंटर करेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था ubiquinone कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ द कॉम्प्लेक्सेस, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 एज वेल एज कॉम्प्लेक्स 2। ठीक है, तो अगर FADH2 यहाँ से एंटर करेगा, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, यूबिक्विनोन है, तो बताइए कितना एटीपी बनेगा, 1 एटीपी यहाँ, 1 एटीपी यहाँ। ठीक है ना, तो FADH2 के ऑक्सीडेशन से कितना एटीपी बनता है, 2 एटीपी बनता है, जबकि NaDH2 के ऑक्सीडेशन से कितना एटीपी बना, 3 एटीपी बना। ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। तो फिर से एक बार इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, वीडियो को अगेन आप बैक करके देखिएगा। ठीक है, कि कहाँ कहाँ से कैसी कैसी प्रोसेस हुई है। और ये सारे के सारे जो यही देखिए हमने आपको बताया था, इसी को हम लोग कहते हैं टर्मिनल रिएक्शन। हालांकि पूरी की पूरी एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन का फाइनल यूज़ कहाँ पे है, ऑक्सीजन का फाइनल यूज़ है एकदम टर्मिनल रिएक्शन में, जहाँ पे ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को लेके वाटर बना लेता है। मतलब कौन सी ऑक्सीजन है, जो हम ब्रीदिंग के द्वारा जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसका फाइनल यूज़ कहाँ पे है, एकदम लास्ट प्रोसेस में। तो ये सारी की सारी रिएक्शन को बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, इसको आप समझ लेंगे। इसीलिए एक NaDH2 के ऑक्सीडेशन से क्या बना, 3 एटीपी, और एक FADH2 के ऑक्सीडेशन से 2 एटीपी बनेगा। ठीक है, तो ये सारी की प्रोसेस ऐसी होती है। हमने जितना भी आपको बताया कि C जो साइटोक्रोम C क्या है, कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, कॉम्प्लेक्स 3 से 4 के बीच में। यूबिक्विनोन मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो दोनों से ले सकता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप समझना है। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो ATP बना F0 F1 पार्टिकल पे, F0 क्या है, प्रोटॉन के ट्रांसलोकेशन के लिए हमने केमी ऑस्मोटिक मैकेनिज्म पढ़ाया था आपको क्लोरोप्लास्ट में। F1 क्या है, ATP के फॉर्मेशन। F0 मेम्ब्रेन में इम्बीडेड है, इसलिए इसको इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन या फिर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। जबकि F1 कहाँ पे है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरीफेरल है, मेम्ब्रेन के बाहर की जो प्रोटीन होती है उसको एक्सट्रिंसिक या पेरीफेरल कहते हैं। तो ये चीज़ आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।